नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। और आपका एक बार पुनः अपने अध्ययन धाम यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी की बढ़िया तैयारी चल रही होगी। तो अपन का जो ब्लड टॉपिक चल रहा है, रक्त परिसंचरण तंत्र वाला, तो वहां से अपन कंटिन्यू करते हैं। चल देखो, अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि जो रक्त होता है या ब्लड होता है उसके दो पार्ट थे। एक तो अपन ने देखा था जिसको अपन क्या बोल रहे थे, प्लाज्मा। प्लाज्मा पीले रंग का ही होता है। प्लाज्मा कैसे रंग का होता है? पीले रंग का ही होता है। उसके बाद अपन देखें दूसरी तरफ, दूसरा जो पार्ट था वो था रक्त कणिकाएं, है ना। रक्त कणिकाएं या ब्लड वेसल्स, वो ब्लड कार्पल्स बोल देते हैं इनको। ये वाला जो पार्ट था पूरा पढ़ा दिया है ये मैंने आपको। कितना होता है? 55%, 55%। बचा हुआ जो रक्त का पार्ट होता है वो होता है 45% या 45%। ठीक है ना। इसको अपन कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बारे में अगर चर्चा करूं मैं तो वास्तव में इसको अपन देखें, जो रक्त कणिकाएं होती हैं उनको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो आपकी कौन सी है? आरबीसी। दूसरी अपन बात करें, दूसरी है डब्ल्यूबीसी। और तीसरी बात करें तो तीसरा है भाई साहब प्लेटिलेट्स। क्या है? प्लेटिलेट्स। ठीक है। अपन बारीकी से सारी चीज़ें पढ़ेंगे जिससे आपका प्रश्न कहीं से कहीं तक गलत नहीं जाए। फिर भी उम्मीद करता हूं कि अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करें, उसको मैं वापस पढ़ा जो भी है भाई उसको बताऊंगा मैं अच्छे से। यहाँ पे देखें रक्त कणिकाएं तीन प्रकार की हैं। अपन देखें, एक आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी और क्या है? प्लेटिलेट्स। ये तीनों ही ब्लड या रक्त का 45% भाग निर्मित करती हैं। इसमें सर्वाधिक जो प्रश्न एक बार अपन को ये पता होना चाहिए, जो पूछा जाता है कि इसकी जो प्रतिशतता है वो कितनी है, बताओ? 99%। बाकी इनकी अपन बात करें तो ये जो हैं इनको अपन ऐसे माने तो कितनी हो गई, बताओ? 1%। या इस 45% को भी अपन डिवाइड करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि मान के चलो ये 45% है तो 45 में से 41%, 41% अकेली क्या है? आरबीसी। और उसके अलावा जो बचा हुआ 4% है वो कौन कौन सी हैं? डब्ल्यूबीसी और प्लेटिलेट्स। ठीक है ना। अपन देखें कि आरबीसी की मात्रा सर्वाधिक है 99%, और उसके अलावा 1% कौन सी हैं? ये दोनों हैं। तो यहाँ एक और प्रश्न बन के आता है छोटा सा, जो बहुत इम्पोर्टेंट है अपने आप में, कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी इनका कई बार अनुपात पूछ लिया जाता है। तो ये आपको बराबर ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखें तो इनका जो अनुपात माना गया है वो क्या माना गया है? 600:1। ये हर एग्जाम में आने के इसके क्या होते हैं? चांस होते हैं। अपन यूँ कह सकते हैं कि इनका कितना प्रतिशत है? 99%। तो उसके पीछे जो डब्ल्यूबीसी है उसका जब अपन क्या करते हैं, अनुपात निकालते हैं, तो 600 कितना हो जाता है? 1। तो ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगर अपन बात करें साहब कि इन तीनों रक्त कणिकाओं से मिलकर के रक्त का जो पार्ट बन रहा है, ठीक है, वो कितना बन रहा है? 45%। बाकी का जो पीले रंग का भाग होता है जिसको अपन पढ़ चुके हैं, क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। प्लाज्मा के अतिरिक्त जो रक्त कणिकाएं हैं वो कितनी हो गई? 3 हो गई। एक कौन सी हो गई? आरबीसी। और दूसरी कौन सी हो गई? डब्ल्यूबीसी। और क्या हो गई, बताओ? प्लेटिलेट्स। ठीक है। ईमानदारी से अपन को धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ना है। वो हल्ला ज़्यादा नहीं करना है, बराबर पढ़ते रहना है। फिर भी अपन आपकी समझ में अगर नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस चीज़ को अगेन या अच्छे से फिर वापस आपको समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। और रही स्पीड की या कुछ ही, अपन को कोई जल्दबाजी नहीं है, धीरे धीरे पढ़ना है। जितना आपको समझ आए वो डेली
अपन को घर पे जाके भी, जैसे कि यहाँ से आप पढ़ के जाओगे, पढ़ के जाने के बाद भी इसको भी आप आराम से देख सकते हो रिपीट करके। चलो ठीक है, तो इतना पता चल गया कि रक्त के दो पार्ट हैं, प्लाज्मा कितना है 55% और रक्त कणिकाएं कितनी हैं 45%। अब इसमें अपन ये प्रश्न पूछा ही जाता है, तो इसके आगे की जो बात करें तो सबसे पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न ये पूछूंगा कि भाई सर्वाधिक आरबीसी की संख्या है, नो डाउट। तो जैसे अपन पहले पढ़ेंगे आरबीसी, क्या पढ़ेंगे आरबीसी। आरबीसी को क्या बोलते हैं, लाल रक्त कणिकाएं। क्या बोलते हैं बताओ, लाल रक्त कणिकाएं। आरबीसी को क्या बोला जाता है, लाल रक्त कणिकाएं। आरबीसी को लाल रक्त कणिकाओं के साथ साथ इसका एक उपनाम होता है, इसको इस नाम से भी जाना जाता है एरिथ्रोसाइट। क्या बोला जाता है साहब, एरिथ्रोसाइट। ये जो इरिथ्रो वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका आता है रेड रंग के लिए। कहने का मतलब ये कौन से रंग के लिए आता है बताओ, लाल रंग के लिए। तो इसका जो उपनाम हो गया एक कौन सा, इरिथ्रोसाइट। क्या नाम हो गया, इरिथ्रोसाइट। ठीक है ना। अब इरिथ्रोसाइट के बारे में या आरबीसी के बारे में और ज़्यादा अपन चर्चा करें तो आगे बढ़ें, तो सबसे पहले इसकी स्थिति की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि रक्त के अंदर, रक्त में ये कितना है बताओ, इसकी जो मात्रा है वो लगभग कितने % है बताओ, 99%। ठीक है, रक्त कणिकाओं के हिसाब से। दूसरी अपन बात करें तो ये क्या होती है बताओ, सर्वाधिक पाई जाती है आरबीसी। तीसरी अपन बात करें कि जो आरबीसी होती है, ठीक है, इसके लिए एक प्रश्न बनता है कि भाई स्तनधारी जो वर्ग है, स्तनधारी वर्ग, तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रश्न ये बनता है कि जैसे जो आरबीसी होती है उसके लिए उभयावतल, या अपन बात करें बाइकॉन्केव, क्या बोलते हैं, बाइकॉन्केव। उभयावतल आकृति की होती है ये स्तनधारियों में। ठीक है, उसके अलावा अपन बात करें ये कैसी होती है बताइएगा, वृत्ताकार। कैसी होती है, वृत्ताकार या सर्कुलर। या क्या होती है, सर्कुलर। और एक पॉइंट ये ध्यान रखना है सबसे इम्पोर्टेंट, जिसको आप मान सकते हो, कलर को क्या हो रहा है इसको, स्तनधारियों की जो आरबीसी होती है वो कैसी होती है, केंद्रक रहित। कहने का मतलब जो न्यूक्लियस है वो कैसा होता है बताओ, एब्सेंट होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता किसके अंदर, स्तनधारियों की आरबीसी के अंदर। अब अपन बात करें, ये चीजें अपन को किसके बारे में याद रखनी पड़ रही हैं, स्तनधारी वर्ग के अंदर। अपन बात करें तो आकृति की, तो कैसी है बताओ, उभयावतल है, और वैसे देखा जाए तो कैसी है, वृत्ताकार है। इसको कई बार डिस्क के जैसी आकृति वाली भी बोलते हैं आरबीसी को। परंतु इसके अलावा जैसे अपन बात करें, यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो ये आती है कि इस चीज के भी क्या है बताओ, अपवाद है कि स्तनधारियों में ऐसे कौन से स्तनधारी हैं जिसकी आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है। तो वास्तविकता में ये ध्यान रखना है कि सभी स्तनधारियों की परिपक्व जो आरबीसी होती है उसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। फिर भी एक तो आपने देखा होगा, कौन सा बताओ, ऊंट, और एक होता है कौन सा बताओ, लामा। एक ऊंट है और एक कौन सा है, लामा। ऊंट और लामा की अपन बात करें, ये होते तो क्या है बताओ, स्तनधारी, परंतु इनके अंदर इनकी जो आरबीसी है
उस आरबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बताओ? केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। तो ये अलग से इम्पोर्टेंट प्रश्न के रूप में बन जाता है कि भाई ऐसे कौन से स्तनधारी हैं जिनकी आरबीसी के अंदर परिपक्व अवस्था में भी क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। तो वो कौन कौन से हैं? ऊंट और लामा। ऊंट तो देखा है, देखे, लामा देखा है, लामा कैसे देखे? हमारे भारत में है ही नहीं लामा। तो लामा कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में देखे, अर्जेंटीना वगैरह उधर है। वो भी ऊंट के जैसा ही दिखता है पर ऊंट से थोड़ा सा छोटा होता है। तो ऊंट का साथी मान लो कौन सा? लामा। इन दोनों को अपवाद माना जाता है कि इनकी जो परिपक्व आरबीसी होती है उसके अंदर भी क्या नहीं वो क्या पाया जाता है बताओ? केंद्रक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जबकि अन्य के अंदर नहीं पाया जाता। अब बात करें यहाँ पे, फिर आपसे छोटा सा यूँ पूछ ले कि एक तो कौन सा है बताओ? पेशीज वर्ग। कौन सा है बताओ? पेशीज वर्ग। और एक कौन सा है? रेप्टिलिया। और कौन सा है? एम्फीबिया बोल दूं? एम्फीबिया। और क्या बोल दूं बताओ? एबीज बोल दूं? इनकी जो आरबीसी होती है उस उनकी आरबीसी के अंदर जो केंद्रक होता है या जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है बताओ? पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक है। तो इस स्लाइड पे आपको जो प्रश्न दिख रहे हैं वो यही है कि आपसे कैसे कैसे पूछा जा सकता है। देखो पहले मैं बता देता हूँ आपको वापस रिवाइज करके। आरबीसी को और क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट। ये भी प्रश्न आने लायक है। ठीक है। उसके अलावा इसकी जो प्रतिशतता है वो कितने परसेंट है बताओ? 99% है। सर्वाधिक पाई जाती है सभी रक्त कणिकाओं में। और विशेषता एक अलग से ये है कि स्तनधारी वर्ग के अंदर जो ये आरबीसी होती है वो कैसी होती है बताओ? उभयावतल होती है, बाइकॉन्केव होती है और सर्कुलर या वृत्ताकार होती है। इनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। परंतु यहाँ अपवाद के रूप में देखें तो जो ऊंट और लामा हैं उनकी आरबीसी के अंदर परिपक्व अवस्था में भी क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। फिर बात आ रही है साहब के पेशीज वर्ग। पेशीज कौन सा होता है? पेशीज का मतलब जिसमें क्या पाई जाती हैं? मछलियाँ। क्या पाई जाती हैं? मछलियाँ। फिर बात करें कौन सा है? रेप्टिलिया, रेंगने वाले। तो उनके अंदर भी आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक। एम्फीबिया, इनको भी अपन जानते हैं उभयचर, उनकी आरबीसी के अंदर भी क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है। जितने भी जो पक्षी वगैरह हैं उनके अंदर भी क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। ठीक है ना। तो इसको अपन ये वाली जो स्लाइड है इसमें एक बात और जोड़ सकते हो आप। यहाँ पे देखें जो ऊंट और लामा है, ठीक है ना, ऊंट और क्या है? लामा। तो इनके बारे में ये ध्यान रखना है आपको कि इनकी जो वाइट कॉन्वेक्स, कहने का मतलब जो आरबीसी होती है उसकी शेप कैसी होती है? वाई कॉन्वेक्स। ठीक है। उभय उत्तल, ये अवतल थी और ये इनकी क्या है? उभय उत्तल। और शेप की अपन बात करें तो जो शेप है वो भी आपको याद रखनी है। कैसी होती है? अंडाकार, ओव्यूल टाइप। कैसी होती है? अंडाकार। जबकि इनकी कैसी है बताओ? गोलाकार। देखो अभी क्या है कि एग्जाम का जो पैटर्न है या जो लेवल है वो अलग हो चुका है। छोटी छोटी बातें भी अपने से पूछी जा सकती है क्योंकि ये पुराने हो चुके हैं सभी प्रश्न के। किस में आरबीसी के अंदर केंद्रक होता है, किस में नहीं होता है। वो यहाँ से भी उठा सकता है कि भाई इसकी शेप कैसी है और इनकी शेप कैसी है। तो इनकी के मतलब देखा जाए तो बाई कॉन्वेक्स और क्या है बताओ? अंडाकार। ठीक है। चलो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो सभी। आप लोगों को भी लिखना है, लिखते रहो, धीरे धीरे बाद में लिख लेना, ये कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना।
चलो अगली बात अपन आरबीसी के बारे में करते हैं। अभी अपन ने देखा कि जो आरबीसी होती है स्तनधारियों की, उसके अंदर आपका जो केंद्रक है वो क्या है बताओ, एब्सेंट है। केंद्रक एब्सेंट है, नो डाउट। उसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, एमटी लिख दूं शॉर्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया है। और भी अपन बात करें गोल्जी बॉडी, ठीक है, या गोल्जी काय। और अपन बात करें ईआर, ईआर बोले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रवी जालिका। ये सभी कोशिकांग भी क्या होते हैं बताओ, एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं बताओ, एब्सेंट। जब ये सभी एब्सेंट होते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है तो एक चक्र होता है क्रेब्स चक्र, जो श्वसन के समय घटित होता है और इसके अंदर नहीं पाया जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर इस आरबीसी के अंदर केवल कौन सा चक्र पाया जाता है, ग्लाइकोलाइसिस। कौन सा चक्र पाया जाता है, ग्लाइकोलाइसिस चक्र पाया जाता है, ग्लाइकोलाइसिस चक्र पाया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है तो यहाँ पर कौन सा श्वसन होगा बताओ, अनोक्सी श्वसन। कौन सा श्वसन होगा साहब, अनोक्सी श्वसन। और अनोक्सी श्वसन होता है इसके अंदर, किसके अंदर बताओ, आरबीसी में। किसमें, आरबीसी में। तो फिर कौन सा नहीं होगा बताओ। तो यहाँ पे आपसे छोटा सा प्रश्न ये भी वो बना सकता है कि क्रेब्स चक्र आरबीसी के अंदर नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। कौन सा चक्र बताओ, क्रेब्स चक्र नहीं पाया जाता है, किसके अंदर, आरबीसी के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखनी है छोटी सी बात कि केंद्रक के साथ साथ स्तनधारियों में ये चीज़ें भी नहीं पाई जाती आरबीसी के अंदर। और केवल कौन सा चक्र पाया जाता है बताओ, ग्लाइकोलाइसिस चक्र। कौन सा नहीं पाया जाता, क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र इसलिए नहीं पाया जाता क्योंकि क्रेब्स चक्र तो भाई किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में होता है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है तो क्रेब्स चक्र कहाँ से होगा। आगे बात समझ में। चलो भाई अब बात करें साहब इसकी कि देखो, जब भी आरबीसी के बारे में और चीज़ें जो पूछी जाती है, यहाँ हर एक लाइन अपने आप में प्रश्न है। डायरेक्टली ये छोटे छोटे जो पॉइंट अपने को दिख रहे हैं, ये सभी एग्जाम ऑफ व्यू की दृष्टि से ये मान के चलो काफ़ी इम्पोर्टेंट है अपने आप में, है ना। चलो देखो, अब देखें अपन कि जो आरबीसी है इसके बारे में अपन आगे चर्चा करें तो आरबीसी के निर्माण से प्रश्न बनता है। कहाँ से प्रश्न बनता है बताओ, निर्माण से, कि इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ छोटी छोटी बातें आपको कौन कौन सी याद रखनी है कि दो ही पॉइंट हैं। अगर कोई पूछता है कि भ्रूण अवस्था में, कहने का मतलब माँ के गर्भ के अंदर जब एम्ब्रियो होता है, उस एम्ब्रियो में भ्रूण अवस्था में किससे बनता है, तो आपको याद रखना है यॉर्क सैक, पीत बोलते हैं। अंडा खाया होगा, बहुत से देखा भी होगा, उसके अंदर क्या होता है, पीला भाग होता है। उस पीले भाग से ही किसका निर्माण होता है भ्रूण अवस्था में बताओ, आरबीसी का। उसके अलावा अपन बात करें तो यहाँ पे किस से होता है, प्लीहा से। और इसके अलावा अगर देखें तो किससे होता है बताओ, यकृत से या लीवर से। प्लीहा को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, स्प्लीन, या क्या बोलते हैं हिंदी में, तिल्ली भी बोलते हैं इसको। तो भ्रूण अवस्था की अपन जब भी बात करते हैं तो भ्रूण अवस्था में साहब देखा जाए तो जो आरबीसी का निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है बताओ, यॉर्क सैक, प्लीहा, या किसके द्वारा होता है बताओ, यकृत के द्वारा। ठीक है ना, ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। परंतु अगर कोई पूछता है आपसे
चलो इतना ये ले लिया हो तो अगली स्लाइड पे ले लेता हूं मैं इसको। देखो आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का क्या बोले बताओ निर्माण, ठीक है। आरबीसी के निर्माण की अपन बात करें तो मैंने बताया आपको कि भ्रूण अवस्था में, भ्रूण में या एम्ब्रियो में, ठीक है, भ्रूण में या क्या बोलते हैं एम्ब्रियो में, तो अपन ने देखा कि किस में हो रहा है बताओ योग सेक, किस में हो रहा है योग सेक, और उसके अलावा किसके द्वारा हो रहा है बताओ यकृत के द्वारा, और क्या बोल रहे हैं बताओ प्लीहा, या प्लीहा को और क्या बोलते हैं बताओ तिल्ली भी बोल देते हैं, और क्या बोल देते हैं स्प्लीन। तो स्प्लीन याद रखना है आपको, तिल्ली को ही बोलते हैं, तिल्ली को ही क्या बोलते हैं प्लीहा। सेकंड पॉइंट जो बनता है कि नवजात शिशु, नवजात शिशु, नवजात शिशु की अपन बात करें तो नवजात शिशु मान लो, या यूं कह सकते हो कि जो बच्चा पैदा हुआ है वही है, और दूसरी बात करें या क्या हो सकता है बताओ वयस्क, इनके अंदर जो निर्माण होता है साहब वो कहाँ पर होता है वो आपको ध्यान रखना है। तो आपको बराबर याद रखना है ये किस में होता है बताओ अस्थि मज्जा में, किस में होता है बताओ अस्थि मज्जा में, या इसको आप लाल लगा दो इसमें तो और बढ़िया है, तो क्या बोलेंगे इसको रेड बोन मैरो, क्या बोलते हैं बताओ रेड बोन मैरो। तो नवजात शिशु के अंदर इसका वयस्क में निर्माण किस में हो रहा है बताओ लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी का, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट जो बनता है आरबीसी का विघटन, या पहले एक पॉइंट दूसरा ये लिख देते हैं आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का निर्माण। दो हो गए पॉइंट। आरबीसी का विघटन, आरबीसी का क्या बोलते हैं बताओ विघटन। तो आरबीसी का जो विघटन होता है, कहने का मतलब आरबीसी जब टूटती है, क्योंकि इसका जो आयु काल होता है वो 120 दिन के आसपास होता है, विघटन होता है, तो विघटन कहाँ पर होता है वो आपको याद रखना है, किसके अंदर होता है बताओ प्लीहा, या क्या बोलेंगे बताओ स्प्लीन, क्या बोलेंगे स्प्लीन, प्लीहा के अंदर होगा। और जब विघटन हो रहा है, क्योंकि आरबीसी की आयु, आरबीसी की क्या है बताओ आयु लगभग 90 से कितनी होती है बताओ 120 दिन। अगर वो एग्जैक्ट वहाँ पे ऑप्शन दोनों देता है तो आपको याद रखना है कौन सा वाला बताओ 120 दिन वाला, ठीक है। तो आरबीसी की जो आयु है वो कितनी है बताओ 120 दिन, परंतु जब विघटन हो रहा है तो किसके अंदर हो रहा है बताओ प्लीहा में, किस में हो रहा है प्लीहा में। और ये जो प्लीहा है लिया है, इस वजह से इसको आरबीसी का कब्रिस्तान, ठीक है, क्या बोलते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। अब ये कथन के रूप में यहाँ प्रश्न आता है। प्रश्न कथन के रूप में कैसे आता है, आपको ये ध्यान रखना है भाई, डायरेक्टली वो ये पॉइंट दे देगा इनमें से कि भ्रूण के अंदर आरबीसी का निर्माण किस में होता है प्लीहा में, योग सेक में, नवजात शिशु में किस में होता है लाल अस्थि मज्जा में या रेड बोन मैरो में। फिर आरबीसी के विघटन का कथन देगा कि विघटन कहाँ पर होता है प्लीहा में। अब हम कई बार ऐसा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई वो यहाँ तो निर्माण हो रहा था, यहाँ कैसे विघटन होगा, परंतु आपको याद रखना है
कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है प्लीहा को। यह आरबीसी 120 दिन के बाद जब टूटती है तो वो टूटने का काम कहाँ पर होता है, प्लीहा में, इसलिए इसको क्या बोल दिया, आरबीसी का कब्रिस्तान। क्या बोल दिया, आरबीसी का कब्रिस्तान। अब इसके अलावा इस प्लीहा के बारे में आपको और भी पता होना चाहिए कि जो प्लीहा है, इसको प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बताओ, भी कहते हैं प्लीहा को, और क्या बोलते हैं बताओ, ब्लड बैंक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रह जाएंगी भाई कि जो आरबीसी है, आरबीसी का जो निर्माण है वो निर्माण कहाँ पर हो रहा है बताइएगा, कहाँ पर हो रहा है। यहाँ भ्रूण में पूछे तो योगसेक, यकृत, प्लीहा, और नवजात शिशु में पूछे तो लाल अस्थि मज्जा। क्या है बताओ, लाल अस्थि मज्जा। अब एक छोटा सा इसमें ऐड करना चाहें या आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हो, मुझे ये बताओ आरबीसी का उपनाम क्या था, इरिथ्रोसाइट। क्या नाम था, इरिथ्रोसाइट। अब इरिथ्रोसाइट था तो जो आरबीसी का जो निर्माण है, ठीक है, आरबीसी का निर्माण हो रहा है, अगर इसकी प्रक्रिया की बात करें, आरबीसी के निर्माण की क्या किसकी बात करें, प्रक्रिया, तो आपको ध्यान रखना है कि प्रक्रिया जो होती है उसको बोला जाता है इरिथ्रोपोएसिस। क्या बोलते हैं बताओ, इरिथ्रोपोएसिस। इस अपन टर्मिनोलॉजी की बात करें साइंस के अंदर, तो अगर पोएसिस ये वर्ड आ रहा है, इसका मतलब क्या है, निर्माण हो रहा है। तो इरिथ्रोपोएसिस का अर्थ हो गया किसका निर्माण हो रहा है बताओ, आरबीसी का। ठीक है, किसका निर्माण हो रहा है, आरबीसी का। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है, ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। जैसे अगर कोई बोले रक्त का निर्माण क्या होता है, हीमोपोएसिस, रक्त के निर्माण को क्या बोलते हैं, हीमोपोएसिस। ऐसे ही यहाँ पे आरबीसी का जो निर्माण हो रहा है वो क्या करा रहा है बताओ, इरिथ्रोपोएसिस। क्या बोलते हैं इसको, इरिथ्रोपोएसिस। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको बराबर क्या रखने हैं, याद रखने हैं। बढ़े आगे, इतना तो समझ में आ गया। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। देखो और क्या क्या याद रखना है आपको आरबीसी में। अपन सभी को पता है कि जो आरबीसी है, रेड ब्लड कार्पल्स जिसको बोलते हैं, दूसरा नाम क्या होता है, इरिथ्रोसाइट। ठीक है, इरिथ्रोसाइट की जब भी अपन बात करें तो आपको इनकी संख्या की बात करें, या पहले इसके बारे में एक दूसरी बात ये देख लेते हैं कि जो आरबीसी है, क्या है बताओ, आरबीसी, इसका यहाँ ये कलर सही से काम नहीं कर रहा है। अपन बात करें आरबीसी के अंदर, तो आरबीसी कैसे रंग की होती है बताओ, हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग की होती है, जिसके कारण अपने रक्त का जो रंग है वो कैसा हो जाता है, लाल। तो आरबीसी में एक पिगमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है बताओ, पिगमेंट पाया जाता है। कौन सा बताओ, हीमोग्लोबिन। कौन सा पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। ये थोड़ा सा बोर्ड की सेटिंग में दिक्कत आ रही है, चेंज कर देंगे अपन इसको, इसकी दिक्कत है, ठीक है ना, तो इसलिए कई बार लिख रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम आ रही है। हीमोग्लोबिन, किसकी बात करें, हीमोग्लोबिन की। तो ये एक वर्णक है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एक और नाम होता है इसका श्वसन वर्णक। कहने का मतलब रेस्पायरेशन से संबंधित जो वर्णक होता है आरबीसी के अंदर पाया जाता है, उसका नाम क्या होता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है सब। ये जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन की अपन जब भी बात करें, इसका मुख्य कार्य होता है कि ये शरीर के अंदर क्या करता है बताओ, गैसों का परिवहन करता है।
क्या करता है? गैसों का परिवहन। गैसों का परिवहन करता है तो वो कौन सी क्रिया में बताओ? श्वसन क्रिया। कौन सी क्रिया में? श्वसन क्रिया। तो श्वसन वर्णक हो गया, ठीक है। हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन का वास्तविक रंग होता है, ये भी आपको याद रख लेना है कि हीमोग्लोबिन का जो वास्तविक रंग होता है वो कैसा होता है? बैंगनी। कैसा होता है? बैंगनी। परंतु ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ये कैसा रंग देता है बताओ? लाल रंग। कैसा रंग दे देता है बताओ? लाल रंग देता है। किसके साथ मिलकर के? ऑक्सीजन के साथ। हीमोग्लोबिन जो वर्णक है वो आरबीसी के अंदर पाया जा रहा है। हीमोग्लोबिन में हीम बोले तो अपन कह सकते हैं क्या पाया जाता है बताओ? Fe, लोहा। क्या पाया जाता है? लोहा। और लोहा भी अपन कहें कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में पाया जाता है? +2 में। हमेशा किसके रूप में मिलता है? +2 में, है ना। अब ये बात भी यहाँ से ये प्रश्न घुमा के कई बार पूछ लेता है साहब। कैसे पूछ लेता है? वो यही पूछ लेता है कि जो +2 है या लोहा है वो +2 स्टेज में पाया जाता है, नो डाउट, परंतु कई बार एक ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक डिजीज हो जाती है। कौन सी हो जाती है? ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक एक डिजीज हो जाती है। तो उस डिजीज की अपन बात करें तो उस डिजीज का मुख्य कारण क्या होता है? तो देखो, ये जो हीमोग्लोबिन है, अपन ने देखा हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है? लोहा होता है। और इस स्टेज में पाया जाता है कौन सी में? +2 में। परंतु अपन को जैसे O3 है, O3 बोले तो कौन सी गैस है बताओ? ओजोन गैस। कौन सी गैस है? ओजोन गैस। O3 बोले तो ओजोन गैस। उसके अलावा अपन बात करें, एक और अपन को पता है नाइट्रेट। क्या है बताओ? नाइट्रेट, NO3 की उपस्थिति में Fe+3 के रूप में, कौन से रूप में बताओ? Fe+3 के रूप में बदल जाता है, ठीक है। Fe+3 के रूप में क्या हो जाता है? बदल जाता है। और इसके कारण ही एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम होता है, मतलब अपन यूँ कह सकते हैं, जब +3 में चला गया ना ये, तो एक बीमारी हो जाती है जिसको क्या बोलते हैं? ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या बोला जाता है बताओ? ब्लू बेबी सिंड्रोम डिजीज कहा जाता है। कौन सी बीमारी कहा जाता है बताओ? ब्लू बेबी सिंड्रोम डिजीज। तो कई बार ऐसा बोला जाता है, आपसे डायरेक्ट प्रश्न अभी बना के मैं लिखाऊंगा कि अगर जल के अंदर नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाती है तो उस स्थिति के अंदर कौन सी बीमारी हो जाती है? तो आपको ध्यान रखना है कौन सी हो जाती है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। कौन सी बीमारी हो जाती है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्यों होती है? क्योंकि जो Fe+2 है वो वास्तव में किस में चेंज हो गया बताओ? Fe+3 में। ऑक्सीकरण जो अवस्था है लोहे की वो क्या हो चुकी है? बदल चुकी है। तो इस वजह से अपन कह सकते हैं कि उस बच्चे, मतलब व्यक्ति के, बच्चे के अंदर अपन यूँ कहें या व्यक्ति ब्लू बेबी सिंड्रोम, क्योंकि वो ऑक्सीजन को लाने ले जाने के लिए अब सही तरीके से परफेक्ट नहीं है, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था बदल चुकी है, जो कि कौन सा है? उसके अंदर हीम। किसके अंदर? हीमोग्लोबिन में। तो उसका जो बॉडी है वो क्या पड़ जाएगी बताओ? नीली पड़ जाएगी। क्या पड़ जाएगी? नीली, ठीक है ना। तो ये भी अपन को क्या रखना है याद कि भाई आरबीसी की जो लोहे की इसके अंदर जो अवस्था है Fe+2 वो किस में चेंज हो गई बताओ? Fe+3 में, है ना। तो ये भी बात आपको याद रखनी है।
चलो अगली बात कि जो आरबीसी है, आरबीसी की संख्या, तो अपन को वैसे तो याद रखना है 45 से कितना बताओ, 55 लाख के बीच में, ठीक है, प्रति MMQ। अब इसको कई बार अपन डायरेक्ट यूं बोल सकते हैं, कितने मिलियन बताओ, 5 मिलियन के आसपास, ऐसे भी लिखा मिल जाता है, ध्यान रखना है। अब ये स्त्री और पुरुष में क्या है, अलग अलग होती है इसकी संख्या आरबीसी की। मेल में देखा जाए तो 50 से कितना होता है बताओ, 55 लाख, और फीमेल में देखा जाए तो 45 से कितना होता है बताओ, 50। तो कम किसके अंदर है आरबीसी, फीमेल के अंदर। तो ब्लड की मात्रा भी किसके अंदर कम रहती है बताओ, फीमेल के अंदर। अब आरबीसी से दो बातें और अपन को, संख्या में अगर क्या हो जाए बताओ, वृद्धि, संख्या में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो संख्या में क्या हो जाए बताओ, वृद्धि हो जाए, मान के चलो किसके अंदर बताओ, किसी भी व्यक्ति के अंदर। जैसे आपने देखा होगा जो पहाड़ी लोग होते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, जम्मू कश्मीर हो या हिमाचल प्रदेश वगैरह, जो ऊंचाई पे रहते हैं, तो ऊंचाई पे जैसे जैसे जाते हैं तो वायुदाब घटता है, तो श्वसन करने में क्या आती है, कठिनाई, ऑक्सीजन ग्रहण करने में। तो ऐसी स्थिति में उनकी बॉडी के अंदर अपने आप कौन सी आरबीसी जो होती है उसकी संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो इसको बोलते हैं, इस स्थिति को पॉलीसाइथेमिया, क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथेमिया, ठीक है। आरबीसी की संख्या में अगर वृद्धि हो गई तो उसको क्या बोलते हैं बताओ, पॉलीसाइथेमिया। अगर कंडीशन ये हो जाए कि आरबीसी की जो संख्या क्या हो जाए बताओ, कम हो जाए, क्या हो जाए, कम हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उसको क्या बोला जाता है बताओ, एनीमिया। और सुना भी होगा आपने कि किसी में अगर रक्त की कमी आ जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया। कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया, ठीक है ना। तो यहाँ आरबीसी की संख्या में अगर वृद्धि हो रही है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथेमिया। और आरबीसी की संख्या अगर क्या हो जाए, मान के चलो कम हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, एनीमिया। क्या बोला जाता है, एनीमिया, ठीक है। चलो तो ये बात भी भाई नोट कर लो आप फटाफट से। ये आज ही चल रहे हैं क्या बैंड बाजे सब, बाहर से आवाज बहुत आ रही है, कहाँ पे चल रहा है ये भी नहीं पता। चल देखो, आरबीसी है ना, यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि देखो एक विटामिन B6 और एक विटामिन B9 और एक विटामिन B12, ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं जिसको। ये जो तीनों विटामिन हैं, इन विटामिन्स की बात करें अपन, इन विटामिन्स की बात करें ये निर्माण में क्या करती हैं बताओ, सहायक है। निर्माण में क्या है, सहायक। निर्माण में क्या है, सहायक। आरबीसी के निर्माण में सहायक कौन कौन सी विटामिन है बताओ,
B6, B9 और B कौन सी है 12, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके बारे में ये भी आपको बराबर याद रखना है कि अगर मान के चलो B12 जो विटामिन है इसको साइनोकोवालेमिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनोकोवालेमिन। और इसकी इन तीनों ही विटामिन की अगर कमी आ जाए तो सीधी सी बात है व्यक्ति में कौन सा रोग होगा? एनीमिया बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एनीमिया। तो स्पेशली अगर B12 की बात करें तो वैसे तो इनकी अगर कमी है, इनकी अगर क्या आ जाए मान के चलो कमी, तो कौन सा रोग होता है बताओ? ध्यान रखना है, एनीमिया। इन विटामिन की कमी होती है तो क्या बोला जाता है ओवरऑल? तो बताओ एनीमिया। कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं अरक्तता। पर अगर इसकी बात करें B12 के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो अगर इसकी स्पेशली कमी है तो जो रोग होगा उसका नाम आपको ऐसे याद रखना है, पर्नीशियस एनीमिया। क्या बोलते हैं बताओ? पर्नीशियस एनीमिया। क्या नाम हो गया बताओ? पर्नीशियस एनीमिया। अब इसको समझो थोड़ा सा। अगर इसकी मात्रा में अपन बात करें कि इसके कमी के कारण कौन सा रोग गया? पर्नीशियस एनीमिया। अगर और भी बोले तो मैक्रोसाइट एनीमिया भी बोलते हैं, मैक्रोसाइट एनीमिया। क्योंकि जब इसकी कमी होती है तो ये जो आरबीसी है, मान के चलो इसका जो साइज है वो आरबीसी का साइज क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। तो आरबीसी का साइज जैसे ही बड़ा हुआ और इसका मतलब अपन यूँ बोल सकते हैं मैक्रोसाइट। भाई बड़े को क्या बोलेंगे? मैक्रोसाइट। तो इसी को फिर क्या बोल देते हैं, इसी डिजीज को मैक्रोसाइट एनीमिया। क्योंकि जब बड़ी हो जाती है ये आरबीसी तो इसका क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है। क्या हो जाता है? विघटन, है ना। तो ये क्या हो जाती है बताओ? नष्ट हो जाती है। तो इस स्थिति में अपन यूँ कह सकते हैं इनके कमी के कारण ये विटामिन जो है वो आरबीसी के निर्माण में क्या है बताओ? आरबीसी के निर्माण में क्या है? सहायक है। परंतु अगर इनकी कमी होती है तो कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया। कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया। B12 की अपन बात करें तो अगर इसकी कमी है तो दो रोग आपको याद रखने हैं एक ही वैसे। क्या बोलते हैं? पर्नीशियस एनीमिया बोल देंगे। और क्योंकि ये पहले छोटा आकार था अब आकार क्या हो गया? बड़ा हो गया। बड़ा हुआ तो अपन बोलेंगे कि ये विघटन के कारण इसको क्या नाम बोल दिया? मैक्रोसाइट एनीमिया। क्या बोल देते हैं? मैक्रोसाइट एनीमिया। और ये आरबीसी क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। अब नष्ट हो गई तो ये एनीमिया का प्रकार हो गया, ठीक है, आरबीसी के अंदर। अब एक दो लाइनें जो इसके बारे में अपन और बात करें कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में लोहे की कमी आ जाए, किसकी आ जाए बताओ? लोहा। अगर लोहा कम है, जिसको अपन किससे बता रहे हैं बताओ? हीम से। किससे बता रहे हैं? हीम से। अगर इसकी क्या आ जाए? कमी आ जाए तो सीधी सी बात है उस व्यक्ति को भी कौन सा रोग हो जाएगा बताओ? एनीमिया। कौन सा रोग हो जाएगा? एनीमिया। परंतु यहाँ समझो, यहाँ जैसे ये आरबीसी है, आकार बड़ा है, और आकार कैसा हो जाएगा बताओ? आरबीसी का छोटा हो जाएगा। आकार कैसा हो जाएगा? ये बड़ा आकार है आरबीसी का और ये कैसा हो गया बताओ? छोटा हो गया। अब छोटा हो गया, बड़े से छोटा हुआ, इसका मतलब इसको बोलेंगे माइक्रोसाइट एनीमिया। क्या बोल देंगे बताओ? माइक्रोसाइट एनीमिया। देखो अपने लिए पूरा नाम आ सकता है, चारों के चारों एनीमिया दे सकता है वो, क्योंकि मान लिया। लेकिन अपना जो साइंस का अभी पूछने का जो पैटर्न है वो उन्होंने थोड़ा सा तो चेंज किया है। तो एनीमिया एनीमिया चारों मिल गए फिर तो वहाँ ढूंढते फिरोगे। इसलिए अपने को ध्यान रखना है कौन सा बताओ? माइक्रोसाइट एनीमिया किसकी कमी से? लोहे की कमी से। मैक्रोसाइट एनीमिया किसकी कमी से? विटामिन B12 की कमी से, ठीक है, वो ध्यान रखना है आपको। अब ये एनीमिया रोग हो गया। अब एक जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बनता है यहाँ पर, देखो इसके साथ साथ आपने सुना होगा कि एक डिजीज होती है सिकल सेल एनीमिया।
क्या नाम है बताओ? सिकल सेल एनीमिया। कौन सा एनीमिया? सिकल सेल एनीमिया। ये रोग में क्या होता है कि जो आरबीसी होती है वो वास्तव में देखा जाए तो तस्तरीनुमा होती है, डिस्क से, परंतु ये कैसी हो जाती है? हाशियाकार हो जाती है। कैसी हो जाती है? हाशियाकार हो जाती है। और हाशियाकार होने के कारण कैसा हो गया बताओ? हाशियाकार। तो हाशियाकार हो गई तो इस डिजीज को अपन बोलते हैं कौन सा रोग बोलते हैं बताओ? सिकल सेल एनीमिया। और इसके बारे में सर्वाधिक जो प्रश्न पूछा जाता है आज तक वो यही पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा एनीमिया आनुवांशिक है। तो आपको ध्यान रखना है ये कैसा रोग है बताओ? आनुवांशिक रोग। सिकल सेल एनीमिया कैसा रोग है? आनुवांशिक रोग। ठीक है, कैसा रोग है? आनुवांशिक। और अपन क्या याद रख सकते हैं देखो आरबीसी के बारे में, कि आरबीसी में जो स्तनधारियों में देखा जाए तो वो स्तनधारियों में सबसे बड़ा कौन सा है? किसकी है? तो आपको ध्यान रखना है हाथी की। ठीक है, और सबसे छोटी किसकी होती है? अपन बात करें तो मस्क डियर बोलते हैं जिसको, या क्या बोल सकते हैं? कस्तूरी मृग। क्या बोलते हैं? कस्तूरी मृग, है ना। तो ये जनरल सी बात किसके बारे में है बताओ? आरबीसी के बारे में। लोहे की कमी से कौन सा रोग हो गया? एनीमिया। पर अगर और टफ बनाता है तो इसको क्या बोलेगा वो? मैक्रोसाइट एनीमिया। ठीक है, क्योंकि आरबीसी का जो साइज है वो साइज कैसा हो गया बताओ? छोटा हो गया तो माइक्रोसाइट बोल दिया। अब सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो इसमें जो आकार है कैसा हो जाता है? हाशियाकार। हाशियाकार हो गया। और ये कैसी डिजीज है बताओ? आनुवांशिक रोग। आरबीसी स्तनधारियों में सबसे बड़ी किसकी है बताओ? बड़ी की बात करें तो हाथी की, और सबसे छोटी किसकी है? मस्क डियर बोल सकते हैं, या कस्तूरी मृग। तो अपन देखो यहाँ एक भी कोई लाइन अपनी फालतू नहीं है, सभी कैसी हैं? अपने लिए कहीं से कहीं तक हर एग्जाम की दृष्टि से क्या है? इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। और आगे की बात अपन अगले वीडियो में करेंगे, कोई बात नहीं। आप इसको अच्छे से एक बार रिवाइज करो, फिर इसके जो एमसीक्यू अपन करेंगे वो भी आपको एक एक पॉइंट पे 3-3 कथन वाले ना हर तरीके के प्रश्न बना के मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है।